नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, चांद पर लैंड करने के बिल्कुल करीब ही था कि अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसका किसी ने सोचा तक न था। ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से तकरीबन 3,22,000 किलोमीटर दूर स्पेस के एक ऐसे हिस्से में था जहां तक पहुंचने में इनको पूरे 3 दिन लग चुके थे। स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में कोई खराबी हुई थी और वो एक जोरदार धमाके से फट चुका था। ये ऑक्सीजन टैंक अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन फराहम कर रहा था, यानी एस्ट्रोनॉट्स अब समझ चुके थे कि इनके बचने का अब कोई चांस मौजूद नहीं है। कैबिन में अब सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने का ऑक्सीजन बचा था और जाहिर है कि इतने कम टाइम में वापस जमीन तक पहुंचने का भी कोई चांस नहीं था। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ोहैब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। नाजरीन, स्पेस में रोबोट्स को भेजना ही नासा के लिए काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन स्पेस में जीते जागते इंसानों को भेजना और फिर इनको सही सलामत वापस लाना एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो सालों की मेहनत के साथ साथ इंसानी जान भी खोने का डर लगा रहता है। चाहे कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन से बचाने के साथ साथ इनको जमीन जैसा माहौल भी फराहम करता है ताकि वो अंदर जिंदा रह सके। प्रेशराइज्ड केबल्स जिनमें ऑक्सीजन फराहम करने के लिए ऑक्सीजन टैंक्स भी लगे होते हैं और केबल से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के लिए स्पेशल फिल्टर भी लगे होते हैं। अगर किसी भी वजह से स्पेस में कोई हादसा पेश आ जाए तो इस स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ इसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए काले आसमान में खो जाएंगे, जिनको वापस लाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको जान के ये हैरत होगी कि एक ऐसा ही वाकया अप्रैल 1970 में अपोलो 13 में पेश आया था। ये एक सच्ची कहानी है जो किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से हरगिज कम नहीं। इस मिशन से 1 साल पहले यानी 1969 में अपोलो 11 चांद पर कामयाबी के साथ लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद की जमीन पर कदम रखा था। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का मून मिशन भी कामयाब हो चुका था, लेकिन अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका बुनियादी मकसद चांद पर मजीद एक्सप्लोरेशन करना था। अपोलो 13 को चांद के एक ऐसे हिस्से में लैंड करना था जहां किसी एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है और चांद के इस हिस्सा को फ्रॉम मैरो कहा जाता है। इस मिशन के कमांडर जेम्स लॉवेल थे, जबकि उनके साथ 2 मॉड्यूल पायलट्स जॉन वाइब्रेट और फ्रेड हेंस भी थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट जमीन पर अपनी फैमिलीज को छोड़कर अपोलो 13 के मिशन पर रवाना हो गए। मिशन का आगाज 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा में वाक़े जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ। क्योंकि ये चांद पर इंसानों का कोई पहला मिशन नहीं था, इसी वजह से इसको लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे। इसमें कोन शेप का ये हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता है। ये कमांड मॉड्यूल वही जगह थी जहां तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादातर टाइम गुजारना था। दूसरा हिस्सा जिसकी शक्ल स्पाइडर जैसी नजर आती है, ये लूनर मॉड्यूल कहलाता है। इसका मेन मकसद चांद पर लैंड करना और वहां से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर जाना था। तीसरा और आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर था जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे और इसी वजह से इसे स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। अब प्लान ये था कि पहले ये पूरा स्पेसक्राफ्ट जमीन के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तभी इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट सही टाइम पर इस लूनर मॉड्यूल में बैठकर इसको स्पेसक्राफ्ट से अलग करेंगे और चांद पर लैंड कर जाएंगे। चांद पर सैंपल कलेक्ट करने के बाद लूनर मॉड्यूल इनको वापस चांद के ऑर्बिट में लेकर जाएगा, जहां वो वापस स्पेसक्राफ्ट से जा मिलेंगे और वापस जमीन की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन इनको क्या मालूम था कि चांद पर लैंड करना तो दूर की बात है, बल्कि ये लोग एक ऐसे भयानक हादसे का शिकार होने जा रहे हैं जिसका उन्होंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इनको जमीन से रवाना हुए 55 घंटे गुजर चुके थे। स्पेसक्राफ्ट जमीन से 3,22,000 किलोमीटर दूर तेजी से चांद की तरफ रवाना दवा था। उसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट ने रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करने के लिए जब बटन दबाया तो अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। यह झटका इतना शदीद था कि कमांड मॉड्यूल में बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसको महसूस किया। क्योंकि मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेंस की मजाक करने की आदत थी, इसी वजह से पहले सबको यही लगा कि शायद इसने फिर से कोई मजाक किया है। लेकिन इस बार फ्रेड भी दूसरे 2 एस्ट्रोनॉट्स की तरह हैरान और परेशान था। अभी वो कुछ और सोचते कि मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई। मालूम पड़ा कि 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स की मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। मिशन कमांडर ने फौरन इस वाकये की खबर जमीन पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल को दी। ये खबर मिलते ही नासा के मिशन कंट्रोल में जैसे अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को अच्छी तरह इल्म था कि ऑक्सीजन टैंक फट जाने के इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। 1-2 मिनटों के बाद जब मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट से रियल टाइम डाटा निकाला
तो मालूम पड़ा कि ना सिर्फ स्पेस क्राफ्ट में एक ऑक्सीजन टैंक फटा है, बल्कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से खाली होता जा रहा है। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी फट चुकी हैं, जो कि स्पेस क्राफ्ट को चलाने का अहम जरिया थी। एक ही वक्त में इतने सारे मसलों को हैंडल करना मिशन कंट्रोल के लिए हद से ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ स्पेस क्राफ्ट में मिशन कमांडर लॉरियल ने जब खिड़की से बाहर देखा तो इसको सर्विस मॉड्यूल में से कोई गैस लीक होती दिखाई दी। ये ऑक्सीजन गैस थी जो दूसरे और आखिरी ऑक्सीजन टैंक से खारिज हो रही थी। इस वक्त तक तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरह यकीन हो चुका था कि ये एक बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं। अब हालत ये थी कि इनकी लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लग गई थी, इनके पास पीने का पानी भी नहीं था, इनका सिर्फ आखिरी पावर बैकअप बचा था और लगे हाथ जो सांसें ये लोग ले रहे थे वो भी आखिरी और लीक शुदा टैंक से आ रहा था। इन मसलों के साथ साथ एक और भयानक मसला भी था। ब्लास्ट की वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर बैठा था। इसका मतलब ये था कि उन्होंने फौरन अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं की तो ये हमेशा हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाएंगे। लिहाजा इनको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन ठीक करनी थी। दूसरी तरफ ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो तमाम टेलीविजन नेटवर्क्स जो इस मिशन को अहमियत नहीं दे रहे थे, अब अपोलो 13 पर होने वाले हादसे को रिपोर्ट कर रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज के साथ साथ पूरी दुनिया इस अफसोसनाक खबर को देख रही थी। वक्त बहुत तेजी से गुजरता चला जा रहा था। ब्लास्ट को अब पूरा 1.5 घंटा गुजर चुका था। दूसरे ऑक्सीजन टैंक में अब सिर्फ इतना ऑक्सीजन बचा था कि अगले 15 मिनट तक वो कमांड मॉड्यूल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेगा। इसी मौका पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये फैसला किया कि एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाएगा। खुशकिस्मती से लूनर मॉड्यूल में इसकी अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी, लेकिन मसला ये था कि ये एक छोटी सप्लाई थी और सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन की गई थी। अब क्योंकि कोई ऑप्शन तो था नहीं, जिसकी वजह से यही कदम उठाना पड़ा। तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में चले गए, लेकिन ये इन तीनों को कब तक जिंदा रख सकेगा ये जानने के लिए नासा के एक्सपर्ट जमीन पर रियल टाइम कैलकुलेशंस कर रहे थे और कैलकुलेशन से पता चला कि लूनर मॉड्यूल दोनों एस्ट्रोनॉट्स को अगले 2 दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। लेकिन असल सवाल अभी तक वही मौजूद था कि आखिर ये तीनों एस्ट्रोनॉट जमीन तक कब और कैसे लाए जाएंगे। ये वो सवाल था जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। अपोलो 13 को जमीन तक वापस लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शंस मौजूद थे। पहला ऑप्शन ये था कि मेन इंजन को स्टार्ट करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को जमीन की तरफ लाया जाए, लेकिन क्योंकि ये मेन इंजन भी आखिरी फ्यूल सोर्स पर चल रहा था, इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को ये खदशा था कि रास्ते में ही कहीं ये बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके इस स्पेसक्राफ्ट को जमीन की तरफ धकेला जाए, जिसमें काफी कम पावर इस्तेमाल होगी। नासा के मिशन कंट्रोल ने ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट तो किया, लेकिन इसमें भी एक मसला था। जी हाँ, वो मसला ये था कि जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगाकर आएगा तो इसको चांद की ग्रेविटी से निकालकर जमीन की तरफ धकेलना होगा और ये काम करना होगा लूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से। लूनर मॉड्यूल का इंजन जो कि सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन था, इससे ये काम पहली बार लिया जाना था, जो कि काफी ज्यादा रिस्की हो सकता था। लूनर मॉड्यूल के रॉकेट्स को किस पॉइंट पर कितनी देर के लिए चलाया जाएगा, ये कैलकुलेशंस भी इतनी आसान नहीं थी। इन कैलकुलेशन में छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। जमीन पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये सारी कैलकुलेशंस करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजी और लूनर मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जैसा इनसे कहा गया। चांद के गिर चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड्स तक रॉकेट बंद किया, जिसके बाद आखिरकार इनकी डायरेक्शन जमीन की तरफ हो चुकी थी। पूरे 2 दिनों के बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलता हुआ जमीन के काफी करीब पहुंच चुका था और अब इनको काफी मुश्किल तरीन चीज का सामना करना था। और वो मुश्किल चीज ये थी कि जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले इनको लूनर मॉड्यूल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था। लिहाजा वो अपने स्पेस सूट पहनकर वो दोबारा कमांड मॉड्यूल में आ गए, जहां सारे कंप्यूटर बंद पड़े रहने की वजह से वहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। जमीन पर एंट्री से पहले उन्होंने खुद को लूनर और सर्विस मॉड्यूल से अलग कर लिया था। नासा के मिशन कंट्रोल और पूरी दुनिया के लोगों का सांस रुका हुआ था, क्योंकि अब वो वक्त काफी करीब आ चुका था जब बगैर कंट्रोल्स के ये लोग जमीन के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर होने जा रहे थे। एंट्री के वक्त गर्माइश की वजह से पूरे 3 मिनटों तक इनका जमीन से राब्ता मुनक़ता रहा। जब 3 मिनटों के बाद भी इनका कोई जवाब नहीं आया तो सबको यही लगा कि शायद एस्ट्रोनॉट्स जान की बाजी हार बैठे हैं। लेकिन फिर अचानक वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने रेडियो पर अपनी खैरियत का पैगाम भेज दिया। जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही उन्होंने अपने पैराशूट खोल दिए थे, जिसको अब टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज के साथ साथ हर शख्स ये मंजर देखकर जश्न मना रहा था। आखिरकार पूरे 5 दिनों के बाद इनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में जा गिरा और जहां से इनको फौरन रेस्क्यू कर लिया गया।
नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे अपनी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।